हेलो मेरे प्यारे योद्धाओं, आपके चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे बहुत सारी चीज़, क्योंकि होता क्या है कि अभी हम लोगों ने देखा कि बिहार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, जो 40 प्रश्न हमारे होते हैं, वो बहुत निर्णायक होते हैं। वजह क्या है कि जैसे मान लीजिए टीजीटी है या पीजीटी है, तो जब हम उस अपने विषय में, अब जैसे 1 से लेकर के 10 तक पढ़े, 10 तक तो हम लोग अमूमन सभी भाषा पढ़ते हैं। 11वीं में हम अलग हो जाते हैं। 11वीं में अलग होने के बाद फिर हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, 11वीं 12वीं पढ़ते हैं, तो 2 3 5, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ते हैं, 5 2 7 हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे अपने विषय में अच्छी पकड़ हो जाती है, हमारे क्वेश्चंस गलत नहीं होते। लेकिन जो ये 40 प्रश्न है वो अहम भूमिका निभाते हैं। उस 40 क्वेश्चन में जो बिहार वाली बात है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीज़ बताएं। हम ये भी बताएं कि बिहार की जनगणना क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, यहाँ का नदी क्या है। इसको हम 2 पार्ट में जानेंगे, 2 या 3 पार्ट होगा। पहले पार्ट में हम ये, और पहले पार्ट के बाद जो है मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे चीज़ क्लियर हो जाएगा। इसमें हम ये भी जानेंगे कि बिहार के सीमा से कौन कौन सीमा लगा हुआ है, कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, कौन कौन सा देश लगा, देश एकमात्र नेपाल ही है, नेपाल से कितनी सीमा लगती है। इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे और मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा, और आप जरूर देखें पूरा, ताकि आपका कोई भी चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो न छूटने पाए। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। तो हमने देखा क्या कि बिहार का जो ये है, इसमें बहुत सा, अब आप देख रहे हैं, यदि मैं यहाँ से करूँ तो पश्चिमी चंपारण, फिर मोतिहारी देखिए, फिर सीतामढ़ी देखिए, फिर मधुबनी देखिए, फिर सुपौल देखिए, फिर अररिया देखिए, फिर किशनगंज देखिए। यदि अब प्रश्न हमेशा हमें क्या पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ या उत्तर से दक्षिण की तरफ तो कितनी सीमा लगती है, इसका क्या भौगोलिक क्षेत्र है। अब जैसे सीमा की सबसे पहले हमारा क्या होता है, उसकी चौहद्दी जानते हैं। चौहद्दी का मतलब होता है कि नेपाल है तो नेपाल से कितने सीमा, नेपाल से आप जानते हैं कि 7 है। ऐसे करके याद करेंगे ना तो बहुत आसान। जैसे पश्चिमी चंपारण सबसे ऊपर आ गया, फिर उसके बाद पूर्वी चंपारण आया, फिर सीतामढ़ी आएगा, फिर मधुबनी आएगा, मधुबनी के बाद सुपौल आएगा, फिर अररिया आएगा, फिर किशनगंज आएगा। क्लियर हो जाता है आपका। फिर एक उत्तर प्रदेश की सीमा से कहाँ लगता है, तो उत्तर प्रदेश में कैमूर जो है वो सबसे पूर्वी जिला है, आपको पता ही है। सबसे पश्चिमी जिला, पूर्वी जिला तो किशनगंज है, सॉरी। और जब उत्तर प्रदेश से सीमा से क्या लगता है, तो रोहतास लगता है, कैमूर लगता है, बक्सर लगता है, भोजपुर लगता है, सारण लगता है, सिवान लगता है, गोपालगंज लगता है, सारा, हाँ, पश्चिमी चंपारण भी लगता है। फिर इसके बाद झारखंड से कितना लगता है, झारखंड से 8 लगता है, भागल। अब कुछ ऐसी होती है जो दोनों में कॉमन होता है। जैसे रोहतास देखिए, झारखंड से भी लगता है, उत्तर प्रदेश से भी लगता है। वैसे झारखंड से कौन कौन लगता है, तो भागलपुर लगता है, बांका लगता है, जमुई लगता है, नवादा लगता है, गया लगता है, औरंगाबाद लगता है, रोहतास लगता है, कटिहार लगता है। इन सारी बातों पे चर्चा करते हैं। तो धीरे से हम क्या करते हैं, हम इसके भौगोलिक, अब देख रहे हैं कितने। सबसे पहले होता क्या था कि पहले इसमें 48 राज्य हुआ करते थे, सॉरी 38 से पहले 55 जिले हुआ करते थे। बाद में क्या हुआ, जो अब 36 उत्तर झाड़, मतलब 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर जब 2000 को राज्य का पुनर्गठन हुआ था, झारखंड में बट गया था, लगभग 45-46 कर सकते हैं, 45.85% था। तो वो जब लेकर के झारखंड अलग राज्य हो गया, तो 18 जिले लागू, पहले 37 जिला हुआ करते थे। फिर 38वां जिला जो है अरवल, 20 अगस्त 2001 को जो बना था, उसके बाद फिर हमारे यहाँ बिहार में 38 जिले हो गए। तो चलिए हम धीरे धीरे चर्चा करते हैं सारी बातों को, फिर हम इसके चौहद्दी पे जानते हैं कौन सा राज्य। और आप ध्यान रखें, जब मैं हटूंगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। वजह क्या है कि वो आपके लिए अहम भूमिका निभाएगा। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। हम इसको, हाँ, चौथा ले लिए। अब देखिए हम पेज ले लेते हैं। अब देखिए क्या है, बिहार की जो परिचय है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। बिहार में आप देख रहे हैं क्या कि सबसे पहले ये बंगाल का भाग हुआ करता था। बंगाल के भाग जब हुआ तो, क्योंकि आप देखेंगे कि 1 अप्रैल और 1936 में ये अलग हुआ, तो फिर ये 22 मार्च 2012 क्या है, इसका मतलब है कि ये पहले पश्चिम बंगाल का भाग हुआ करता था। पश्चिम बंगाल में उड़ीसा भी आया करता था, और क्या होता था, बिहार भी हुआ करता था। तो जब राजधानी का मतलब वो हुआ था, मतलब राजधानी पश्चिम बंगाल से दिल्ली स्थानांतरित किए गए थे जाट पंचों के समय में। तो उस समय क्या हुआ कि 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य, मतलब वो जो कि पहले हमारा इसका भाग, उड़ीसा का भाग हुआ करता था, वो पश्चिम बंगाल से अलग हो गया। और 1 अप्रैल 1936 को ये क्या हो गया,
इससे भी हम कलर ले लें, थोड़ा चेंज ले लें, रेड ले लेंगे, आपको अच्छे से दिखेगा। तो आप बढ़ा लें। यस, तो क्या हुआ कि 1 अप्रैल 1936 में क्या हो गया होगा। अब झारखंड हमने बताया था 36 उत्तर झार 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। 15 नवंबर को जब झारखंड का राज्य का पुनर्गठन हुआ, मतलब बिहार से झारखंड बटा। कहा जाता था बिहार के पास बहुत संसाधन होता था, उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार। दक्षिण बिहार मतलब झारखंड। तो क्या होता था, सारा चीज का मतलब ये है कि जो भूमि से रिलेटेड बात थी वो यहाँ था, और जहाँ खनिज संसाधन से महत्वपूर्ण, क्योंकि आप जानते हैं उड़ीसा हो या छत्तीसगढ़ हो या झारखंड हो, जो पहले बिहार का भाग हुआ करता था, बहुत ही परिपूर्ण हुआ करता था। जब बहुत परिपूर्ण हुआ करता, लेकिन क्या हो गया, सारा खनिज संसाधन उधर चला गया। तो उससे पहले 55 जिले बिहार में हुआ करते थे, बड़ा समृद्ध राज्य हुआ करता था। लेकिन लगभग 46% मतलब 45.85% भूभाग लेकर के 18 जिले लेकर के वो अलग हो गया। पहले बिहार में 13 प्रमंडल हुआ करते थे, अब 4 प्रमंडल लेकर के वो अलग हो गए। तो अब कितने हो गए, 9 प्रमंडल हो गए, 38 जिले, 37 जिले थे ही, और एक अरवल जिला जो हुआ 20 अगस्त 2001 को, तो वो सब लिखा है। अब भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, अब देखिए भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 2.86% है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 12वां पोजीशन है, याद रखिएगा 12वां। और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा, सबसे पहला उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और तीसरा बिहार। और मैं एक चीज आपको बता दूं, सबसे ज्यादा सघन जनसंख्या बिहार में ही है, पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं। फिर तो यहाँ 13वां गलत लिखा है, 12वां है लेटेस्ट। फिर बिहार, अच्छा बिहार शब्द की उत्पत्ति को विहार, जैसे हम देखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ विहार। विहार मतलब होता क्या था। अब आप जब देखते हैं महात्मा बुद्ध को बोध गया में पीपल पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उसके बाद क्या है, तो बौद्ध धर्म का मतलब आप कह सकते हैं स्थल, ऐसा स्थल जहाँ से उसका बुद्ध जीवन का पुनर्भाव हुआ। पुनर्भाव क्या कहें, आप कह सकते हैं कि शुरुआत हुई। जब शुरुआत हुई तो बहुत सारे विहार हुआ करते थे, वहाँ के राजा भी बिहार, तो विहार के कारण ही बिहार का नाम बिहार पड़ा। अब बहुत लोग कहते हैं पटना राजधानी, पहले क्या होती थी, कुसुमपुर होती थी, फिर पाटलिपुत्र, जब आप उसके आते हैं उदयन नाम का एक राजा था, वो पाटलिपुत्र की स्थापना की। तो वो इसे कहा जाता है कि पटन देवी जो है, इनके नाम पे इसका नाम पटना पड़ा। कुछ लोग इसको कहते हैं कि पाटलिपुत्रा को ही बाद में, जो अभी पटना है उसको पहले पाटलिपुत्रा, उससे पहले कुसुमपुर का उदयन, राजा उदयन जो थे वो इसकी स्थापना किए। तो अब हम देखते हैं कि इसका, तो आप ऊपर हमेशा याद है, ऊपर जो होता है, ऊपर जो है वो नेपाल, मतलब उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में इसका झारखंड है, और किस राज्य से कितना लगा है ये सब मैं चलूँ। उसके बाद पूरब में पश्चिम बंगाल है, और उत्तर में पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। फिर से हम दोहरा लेते हैं, उत्तर में इसका नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, और पूरब में पश्चिम बंगाल है। अब प्रश्न आता है कि इससे कितना राज्य लगता है, इससे कितना राज्य लगता है, इससे कितना राज्य लगता है, इससे कितना राज्य लगता है। तो एकदम क्लियर, आपको एकदम ध्यान में देना। सबसे पहले हम झारखंड की बात करते हैं, क्योंकि ये इसी से राज्य से बना था। तो इसके 8 ये डिस्ट्रिक्ट है वो झारखंड की सीमा से लगता है। फिर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे हम, तो जो उत्तर प्रदेश की सीमा है, तो जितना है झारखंड उतना उत्तर प्रदेश, इसमें भी 8 की बात करें। फिर पश्चिम बंगाल से 3 ही है, एक है कटिहार, दूसरा किशनगंज और तीसरा पूर्णिया। किशनगंज में हमारा जब हुआ था टीजीटी में, तो जब जाते थे तो फिर रोमिंग लगने लगता था, ये 2012 की बात है। फिर उसके बाद रोमिंग छूट जाता था, यह क्या बात है। तो वही मतलब जब देखेंगे ना तो लगभग आयताकार है, कम से कम हमको लगता है कि लंबाई इसकी 345 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है 483 किलोमीटर है। तो इधर देखते हैं। और नेपाल से जो है सीमा, मैं आपको इससे पहले भी, आपको जब वीडियो शुरुआत हुई थी तब भी बताया था, वो 7 लगता है। इसमें प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि जब आप इसकी सीमा देखते हैं यहाँ से लेकर के, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो पूछा जाएगा, यहाँ से पश्चिम चंपारण हमारा शुरू होता है, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ किशनगंज तक सबसे पूर्वी कौन है, सबसे पश्चिमी कौन है, इसकी बात चर्चा करते हैं। तो हमारे साथ आप दोहराएंगे तो एकदम क्लियर आपको हो जाएगा। हमारा सबसे पहले पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर उसके बाद सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद मधुबनी, मधुबनी के बाद सुपौल, सुपौल के बाद अररिया, और अररिया के बाद किशनगंज। ये 7 जिले हैं।
उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात आती है, तो उत्तर प्रदेश में भी आप देख रहे हैं यहाँ से शुरुआत होती है, और तो ये कैमूर वाला हो जाता है पार्ट, ये भाग जो होता है कैमूर वाला भाग हो जाता है, ये हमारा रोहतास वाला भाग हो जाता है। तो हमारे साथ आप दोहराएंगे तो एकदम अच्छे से आपको आ जाएगा। तो रोहतास रोहतास सबसे कहा जाता है कि पढ़ा लिखा जिला है बिहार का, तो रोहतास, उसके बाद कैमूर आगे, फिर उसके बाद बक्सर, फिर भोजपुर जिसको आरा कहते हैं, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। ये हमारी बात होगी। फिर हमारे नेपाल से हमने बता ही दिया, पश्चिम बंगाल से हमने 3 बता दिया, वो था क्या मतलब किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश बताया, ये 8 हो। अब हम करें इसकी लंबाई कितना था, हमने बताया था लंबाई 345, हमेशा याद है लंबाई 345 और चौड़ाई जो है 400। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है अक्षांश और देशांतर का। अक्षांश और देशांतर एकदम हमेशा याद है। देशांतर पूर्वी होता है और अक्षांश, तो देशांतर अपने भारत से जस्ट लगा ही हुआ है, ज़्यादा नहीं है। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड तक। मतलब ये इसका क्या हो गया, पूर्वी उत्तरी। जब हम आते हैं उत्तर मतलब अक्षांश की बात करते हैं, तो अक्षांश जो होता है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के उत्तर से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड तक। अब आकार आयताकार है भाई, लंबाई और चौड़ाई आयताकार है। ये सारी बात को हम जाने। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ देता है कि 94,000 इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल कितना है 2.86% भारत का, और वैसे कितना है तो 49,163 वर्ग किलोमीटर। तो ये इससे रिलेटेड। अब मैं हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं, कभी कभी प्रश्न क्या कर देता है कि इसके राजकीय चिन्ह के बारे में पूछ देते हैं। अब आप देखेंगे तो इसका राजकीय चिन्ह जो है बोधि वृक्ष है, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो और उसके नीचे एक ईंट है, इस पे उर्दू में लिखा हुआ है बिहार, तो ये ध्यान रखना है आपको। और दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। और जो ये है ये 1930 से, सॉरी मैं पेन ले लेता हूं, ये 1930, इसको मैं पहले मिटा दूं, मिटा नहीं दूंगा तो पिछले वाला जो है वो आ जाएगा। और मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे से करेंगे। हाँ, एक चीज़ और है कि इस बार मैं स्लाइड का प्रयोग किया हूँ। स्लाइड मैं अपने जीवन का पहली बार स्लाइड बनाया हूँ, तो थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है, इसके लिए आप लोग के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ, तो कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि बिहार का राष्ट्र जो हमेशा हर एक राज्य का एक गीत होता है। बिहार का राजकीय गीत क्या है, तो मेरे भारत के कंठ बिहार तुझको शत शत वंदन, ये इसका राजगीत है। इसके लेखक जो है सत्यनारायण जी थे, और हरिप्रसाद चौरसिया ने इनको क्या किया था, और शिव कुमार शर्मा ने इनको संगीत दिया था, और इसको मार्च 2012 में अपनाया गया था। ठीक, अब है प्रतीक चिन्ह क्या है तो मैं बता ही दिया, ईंट पे लिखा हुआ है उर्दू में, बिहार लिखा हुआ है, और इसकी राज्य की भाषा हिंदी है। जब ये जगन्नाथ मिश्रा की सरकार आई तो उर्दू को 1981 में क्या किया गया, दूसरी भाषा दिया ना। और आपको मैं बताऊं, मैथिली जो हमारी मदर टंग है वो एकमात्र है, जब 2003 में अटल जी की सरकार आई थी उस समय इसको राष्ट्रीय भाषा जो 22 हमारे संविधान के अष्टम सूची में, जैसे 12 सूची होती है तो अष्टम सूची में भाषाएं होती हैं, तो 22 भाषा में मैथिली एकमात्र भाषा है जो 2003 में संविधान में अटल जी की सरकार में अष्टम सूची में वर्णित है। तो देख लीजिए, इसको हम फिर से दोहरा देते हैं। राजकीय चिन्ह जो है 1930 से 35 के दौरान लिखा गया था, 2 स्वास्तिक के बीच में अशोक का ये पीपल का पेड़ है, और नीचे ईंट पे उर्दू में क्या लिखा हुआ है, बिहार। फिर राजकीय पशु जो है बैल है, और राजकीय वृक्ष जो है पीपल है, राजकीय पक्षी गोरैया है, राजकीय जीव जो है वो गंगे डॉल्फिन है। फिर उसके बाद जो उसको 2009 में भारत का भी जलीय जीव घोषित किया गया था, इससे पहले बिहार में हो गया था। फिर राजकीय चिन्ह जो पुष्प है अपने देश का तो कमल है, इसका गेंदा है, और जो राजकीय मछली है वो मांगुर है। तो इस पर हम थोड़ा हट जाते हैं, आप अच्छे से देख लीजिए। ये राजकीय चिन्ह कभी कभी पूछ देते हैं, इसलिए ध्यान रखना है कि आपको गलती न हो। तो चलिए हम लोग आते हैं अब इसके भौगोलिक परिचय पे आते हैं। तो भौगोलिक परिचय में हमने आपको पहले ही बताया था, बहुत ही आसान है। सबसे बड़ा जिला कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे पूरब में कौन है, सबसे पश्चिम में कौन है, सबसे उत्तर में कौन है, सबसे दक्षिण में कौन है। ये हमेशा झारखंड से कितना सीमा लगता है,
पश्चिम बंगाल से कितना लगता है, नेपाल से कितना लगता है, उत्तर प्रदेश से कितना, सारी बात को हम लोग अच्छे से। जनसंख्या में तीसरा स्थान है, इससे पहले कौन कौन है, तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। क्षेत्रफल में 13वां स्थान है, सबसे बड़ा कौन है, तो राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, ऐसे ऐसे करके। तो इन सारे बात पे चलेंगे। तो जिसकी भौगोलिक परिचय भी क्या होता है, आप देख रहे हैं कि मैं इसको कैटेगराइज भी कर दिया हूँ। तो इसमें देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जिला जो है वो सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला सबसे बात करते हैं, सबसे छोटा जिला शिवहर है। सबसे बड़ा जिला कौन है, वो पश्चिम चंपारण है। और आपको मैं बताऊं सबसे उत्तरी जिला भी पश्चिम चंपारण भी है। और सबसे दक्षिणी भाग क्या है, गया है। सबसे दक्षिणी जो, क्षमा चाहता हूँ, सबसे उत्तरी जिला जो है वो पश्चिमी चंपारण है और सबसे बड़ा भी जिला है। सबसे दक्षिणी जो जिला है वो क्या है, सबसे दक्षिणी गया है। सबसे और रोहतास एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों की सीमा से लगता है। सबसे पूर्वी जिला कौन है, और वहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है, आप देखेंगे क्लियर हो जाएगा। देखिए सर्वाधिक वर्षा वाला भी जिला है, मैं इसको लिख भी लिया हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से बता सकूं। तो क्या हो गया, सबसे पूर्वी जिला जो है और सर्वाधिक वर्षा वाली की जिला की बात करेंगे तो वो किशनगंज है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूं। हाँ, अब देखिए क्या है कि हाँ, फिर देखिए आप किससे कितना सीमा लगा रहता है, तो एकदम अच्छे से दो चीज से 8-8 लगता है। कौन कौन से लगता है, उत्तर प्रदेश से और झारखंड से 8-8 से लगता है। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल से 3 लगता है और नेपाल से 7 लगता है। हमेशा पूछा जाता है कि पूरब से यहां से लेकर के यहां तक पूछा जाता है हमेशा। तो सबसे पहले क्या हुआ, तो पश्चिमी चंपारण हो गया। फिर क्या हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया। फिर क्या हो गया, सीतामढ़ी हो गया। फिर क्या हुआ, सीतामढ़ी से जस्ट मधुबनी, मधुबनी के बाद सुपौल, सुपौल के बाद अररिया, अररिया के बाद किशनगंज। तो ये 7 जिला नेपाल से लगता है। उत्तर प्रदेश से क्या लगता है, तो हमेशा उत्तर प्रदेश से यहीं से पूछा जाता है। देखिए आप जैसे कैमूर सबसे पूर्वी पश्चिमी जिला है, लेकिन जो शुरुआत होती है वो रोहतास से शुरू जाती है, जो हमारा सब। तो रोहतास के बाद कैमूर जिसको भभुआ कहते हैं, कैमूर के बाद बक्सर के बाद भोजपुर के बाद सारण के बाद सिवान के बाद गोपालगंज के बाद पश्चिमी चंपारण। तो ये सारे हो गए। तो अब प्रश्न क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हमने आपको बताया पश्चिमी चंपारण है। फिर देखिए इसमें क्या करा, फिर क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा शिवहर है। सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी गया, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, पूर्वी जिला जो है वो किशनगंज है। हाँ, राज्य की जलवायु जो है वो मानसूनी है, हाँ समय समय पे। और एक क्या विकट स्थिति है, जब हम इसको ऐसे करके बांटते हैं, मतलब ऐसे धीरे से ऐसे करके बांटेंगे, तो इसका चाहे वो आप अररिया ले लीजिए, किशनगंज ले लीजिए, सुपौल ले लीजिए, लगभग आपको मैं बताऊं 22% कहीं वर्णित होगा, मैं पढ़ा था, मैं आपको बता दूं, लगभग 22% जो है बाढ़ बिहार में आती है। मतलब पूरे भारत का 22% आती है। असम उसके बाद, असम बिहार ये सब ऐसा है कि बिहार की कितनी विकट स्थिति है कि एक भाग पूरा सूखा रहता है और दूसरा भाग में नदी ही नदी है, बागमती है, महानंदा है, उसके बाद गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कमला बलान है, क्षमा चाहता हूँ, इतनी सारी नदियां। हम नदी के बारे में भी अध्ययन करेंगे, तब आपको लगेगा अरे बाप इतना सारा। तो ठीक, तो हमने देख ले नेपाल की सीमा से और किससे कौन सी सीमा से लगता है। आप ऊपर से मैप देख करके लर्न करेंगे, अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन आपको याद करने के लिए मैं आपको फिर से एक बार हमारे साथ आप दोहराएंगे, जो दोहराया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां इन्वॉल्व होती है। तो आंख बंद करके आप दोहराएंगे। आंख बंद करके, झारखंड से क्या लगता है, तो भागलपुर लगता है, बांका लगता है, जमुई लगता है, नवादा लगता है, गया लगता है, औरंगाबाद लगता है, रोहतास लगता है, कटिहार लगता है। पश्चिम बंगाल से क्या लगता है, तो आंख बंद करके ऊपर से करेंगे तो किशनगंज लगता है, किशनगंज के बाद फिर पूर्णिया, फिर कटिहार लगता है। फिर नेपाल की सीमा से सबसे ऊपर पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, मधुबनी के बाद फिर सुपौल, सुपौल के बाद फिर अररिया, अररिया के बाद फिर किशनगंज। तो फिर उत्तर प्रदेश से रोहतास, ऐसे करके दे देंगे, नीचे से रोहतास लगा। रोहतास के बाद क्या होगा, कैमूर, फिर बक्सर, फिर भोजपुर, फिर सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। चलिए अब तो देखिए इसमें जो है सबसे गर्म स्थान जो है वो गया है, और सबसे क्षमा चाहता हूँ, सबसे ठंडा भी है वो गया ही है। बिहार का क्षेत्रफल मैं आपको पहले बता दिया हूँ। अब रोहतास के बाद जिसमें झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा लगती है,
सुमेश्वर श्रेणी का शीर्ष भाग बिहार एवं नेपाल की मध्य सीमा का निर्धारण करती है। बिहार राज्य की सीमा भारत के 3 राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल और एक देश नेपाल से मिला हुआ है। देश में बिहार जनसंख्या की दृष्टि से 3rd और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12th। रामनगर दून की लंबाई 32 किलोमीटर और चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर है। बिहार के दक्षिणी गंगा मैदान में अवस्थित पहाड़ियां धारवाड़ काली क्वार्टजाई चट्टानों से निर्मित। पटना बिहार का एकमात्र महानगर है। वैसे बिहार की आर्थिक राजधानी कहा जाता है ये मुजफ्फरपुर को, सांस्कृतिक राजधानी जैसे दरभंगा बदौनी को कहा जाता है उसी तरह। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। तो हमारा अब है कि इसको सेलेक्ट कर लें। अब इसका प्रमंडलीय विकास क्या है। तो प्रमंडलीय विकास क्या होता है कि हमेशा पूछा जाता है कि कितने जिले हैं। तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ पढ़ने की जरूरी नहीं है। पहले कितना था, 55 था, अब क्या हो गया, अब 38 जिले हैं, 38 जिले हैं, 9 मंडल है और कुल अनुमंडल 101 है। गांव 44,874 है। शहर ये सब नहीं ज़्यादा पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि कितने जिले हैं और कितने मंडल हैं। तो 9 मंडल हैं और 38 जिले हैं, और इससे ज़्यादा रिलेटेड इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट हो। पश्चिम पूर्वी आपको पता है पंचायतों की संख्या कितनी है, ये सब पता है। ये आपको पंचायतों की सीमा 8406 है। चलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा इसका प्रमंडलीय विकास में ये क्वेश्चन जो है कि सबसे बड़ा किसमें कितने जिले हैं मंडली में। जैसे 9 मंडल है तो उसमें 9 तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध और पटना। तो सबसे बड़ा और सबसे किसमें सबसे ज्यादा जिला है तो आप देख रहे हैं। तो इधर से मैं देखता हूं तो एक तिरहुत आप देखिए, एक तिरहुत देख लीजिए, इसमें भी 6 जिले हैं। फिर उसके बाद आप मुंगेर की बात आएगी, इसमें भी 6 जिले हैं। उसके बाद पटना आएगी, इसमें भी 6 जिले हैं। तो सब में तीन में क्या है, 6 जिले हैं। उसके बाद आप आते हैं तो मगध में 5 जिले हैं। तो क्षत्रिय 18, 5 कितने हो गए 23। भागलपुर में 2, भागलपुर और बांका। तो उसके बाद कटिहार में 4, कोसी में, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा 3 जिला। और ये हमेशा बिहार की शोक कहा जाती है कोसी नदी को। हमने और एक बात को मैं बता दूं, बिहार जो है स्थल आबद्ध, स्थल आबद्ध का मतलब होता है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। तो बिहार भी एक है। वैसे इसका जो व्यापार होता है मतलब कोलकाता का जो हुगली वाला है क्षेत्र, उसी से इसका बन रहा है। तो वो भी लिखा हुआ है राज्य कौन। फिर तिरहुत में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, और यही सबसे बड़ा जो है वो आपका मंडल है। फिर सारण है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध और पटना। बिहार का सबसे नया जिला हमने आपको बताया था, जहानाबाद से नया था 20 अगस्त 2001 को ये कट के बनाया। ये हमेशा कभी पूछा जाता था। बनने से पूर्व इसमें 13 मंडल प्रमंडल थे, अब 9 हो गए। 4 जो है वो झारखंड में चले गए। फिर कुल 55 जिले थे, अब 15 नवंबर हमने बताया ही। तो ये सब तो आपको पहले ही बताया जा चुका है। और हाँ, हमेशा ये पूछा जाता है बिहार की पहली खुली जेल, सेंट्रल जेल कौन है, तो वो बक्सर में। तो ये हमारा बिहार का प्रमंडलीय परिचय था। अब हम लोग जो नेक्स्ट चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा बिहार की राज्य व्यवस्था। हमेशा देखिए क्या होता है कि राज्य व्यवस्था बहुत ही जरूरी पार्ट होता है। किसमें क्या है, कौन है, क्या उसका वो मुख्यमंत्री का नाम क्या है। कभी कभी प्रश्न पूछ देते हैं और हम लोग जानते हुए गलत कर देते हैं। ये हमारे इनके बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं। एक किंवदंतियां मुझे हमेशा याद रखती हैं कि एक बार ये हुआ, मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ लेकिन याद रखने के लिए आपको बढ़िया होगा कि जब ये होता है कि शपथ ग्रहण किया जाता है तो दिया जाता है, राज्यपाल के जो वो अनुचर होते हैं वो देते हैं, राज्यपाल शपथ ग्रहण कराते हैं। तो कहता है अरे मुझे सब याद है। याद का मतलब 9 बार मुख्यमंत्री बने, मामूली बात नहीं होती है। तो बिहार के राज्यपाल जो है हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता दूं हमेशा पूछा जाता है, इसलिए चर्चा करने वाली बात है। राज्यपाल जो है राजेंद्र अरलेकर है, राज्य का मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं ही सामने, और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी जो दोनों बीजेपी के हैं, क्योंकि बीजेपी और जनता दल, हाँ जनता दल नहीं क्या बोलते हो, जनता दल यूनाइटेड, ये दोनों मिल तीर छाप जो है। तो ये क्या है उनके दोनों में, ये दोनों बीजेपी से, दोनों मिला करके। और हाँ, प्रश्न जो हमेशा पूछा जाता है वो ध्यान है 44
40 लोकसभा सीट है और 2024 में 7 चरण में चुनाव हुए। ये ध्यान रखना है, कितने चरण में चुनाव हुए, तो 7 चरण में हुए। राज्यसभा जो होता है इसमें 16 सदस्य होते हैं। वर्तमान विधानसभा की सीट 243 है, ये आपको क्लियर है, पता ही है। बिहार विधानसभा में 75 सीटें, इसमें 2 सदनीय है, मतलब राज्यसभा और सॉरी विधान परिषद और विधानसभा 2 है। हाँ, और ऐसे अपने हमारे देश में 7 हैं। फिर बिहार की राजधानी पटना और पटन देवी मंदिर से पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इसके विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है, नंदकिशोर यादव जी हैं, और उपाध्यक्ष जो है नरेंद्र नारायण यादव जी हैं। फिर वह वर्तमान में अवधेश नारायण सिंह विधान परिषद के सभापति हैं। ठीक, विधान परिषद के उप सभापति रामचंद्र पूर्वे हैं। बिहार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो के विनोद चंद्रन है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। फिर बिहार ऐसा है कि जाति जनगणना करने वाला पहला राज्य बना, जबकि इस पर बहुत अवहेलना हुई, बहुत सारी बात की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा 22 जुलाई 1937 को अस्तित्व में आता और प्रथम अध्यक्ष जो है राम दयालु सिंह और अब्दुल बारी उपाध्यक्ष थे, जिनके नाम पे मुजफ्फरपुर जब आप जाते हैं तो उससे पहले एक स्टेशन पड़ता है, वहाँ ट्रेन प्राय रोक दिया थे, राम दयालु तो वही थे। उसके बाद विधायी परिषद मतलब विधान परिषद की बात है 1912 में हुए थे, और पहली जो थी पटना कॉलेज में 20 जनवरी 1913 को हुई थी। भारत सरकार अधिनियम के तहत बिहार को उड़ीसा प्रांत से पृथक किया गया था और द्विसदनी की प्रावधान किया गया था। और उस समय 1912 से 15 तक कौन थे, ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली जो थे वो 1912 से 15 के बीच में बिहार के प्रथम उड़ीसा प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल तो पूरे भारत का होता था, लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब इसकी बात की जाती थी। तो ये हमेशा जो महत्वपूर्ण चीज, 7 चरण में चुनाव हुए। फिर से इसके हम दोहरा दें, राजेंद्र अर्लेकर इसके राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री नीतीश जी आपको पता ही है। उसके बाद पूछा जाता है विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, नंदकिशोर यादव जी हैं, और नरेंद्र नारायण यादव जो है वो उपाध्यक्ष हैं, और अवधेश नारायण सिंह जो है बिहार विधानसभा के सभापति हैं, और विधान परिषद के उप सभापति रामचंद्र पूर्वे हैं, और मुख्य न्यायाधीश जो है के विनोद चंद्रन है, और ये जल्दी नहीं बदलते हैं। और बिहार जाति जनगणना करने वाला पहला राज्य बना। और उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट चर्चा करने वाले हैं बिहार में जो महत्वपूर्ण नदी है या बिहार की जो प्राकृतिक संरचना है, इस पे चर्चा करते हैं। तो बिहार की प्राकृतिक संरचना पे आ जाते हैं हम लोग। अब बिहार की प्राकृतिक संरचना, हम इससे पहले हमने भौगोलिक की बात की। भौगोलिक और प्राकृतिक, कोई भी संरचना 2 प्रकार की होती है, एक भौगोलिक होती है या भौतिक, और दूसरा होता है राजनीतिक। तो भौतिक और राजनीतिक की बात है, तो ये प्राकृतिक संरचना ये भौगोलिक के अंतर्गत ही आता है, लेकिन हमने इसको बीच में, ताकि एक साथ आप लोग का क्रम जो है जोड़ते रहे, आप बीच में ये ना हो, इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करने में क्या है, इसको 3 भाग में, प्राकृतिक संरचना इसको 3 भाग में बांटा गया है। उत्तर में शिवालिक पर्वतीय भाग, मध्य में बिहार का मैदानी भाग, और दक्षिण में पठारी भाग। और इन्हीं को किसमें क्या है, अब जैसे मध्य भाग की बात जब आएंगे उसमें खूब सारी नदी है। खूब सारी नदी में क्या है, घाघरा और गंडक 2 नदी हुई, इसका दो आब मतलब नदी के बीच का क्षेत्र। फिर उसके बाद गंडक कोशी का है, फिर कोसी महानंदा का दोआब है। तो ये आपका जो है ये मध्य बिहार में मैदानी भाग जो है। अब उत्तर में शिवालिक पर्वत में जो आते हैं वो जो है वो सोमेश्वर श्रेणी है, दून घाटी है, रामनगर घाटी है। इसमें कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। कभी कभी सोमेश्वर श्रेणी की जो है इसमें 3 प्रमुख दर्रे हैं, सोमेश्वर, भिकनाथोरी और मरबट, जो बिहार और नेपाल के मध्य स्थित है। यही बिहार को नेपाल से अलग करता है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो 874 मीटर है, ये कभी नहीं पूछा जाता है। हरहा नदी घाटी किस में है, तो दून घाटी में है। और रामनगर जो है, रामनगर दून जो है, दून का मतलब होता है जो पहाड़ जब बीच में बना देता है, जैसे देहरादून ना, तो उसी तरह का। तो इसमें क्या है, इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है, 240 मीटर है। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि मध्य मैदानी भाग, तो खैर इसको कितने भाग में बांटा गया है, वो प्राकृतिक संरचना में उत्तर में शिवालिक पर्वतीय भाग, मध्य में बिहार का मैदानी भाग, और दक्षिण में पठार। तो दक्षिण में पठार में आपके नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानों के इसमें गया, मंदर, बराबर, गंगेश्वरी, राजगीर आदि पहाड़ आते हैं। और इसी में हमारा जैसे आप आ जाते हैं गया हुआ, इसमें अभ्रक खूब पाया जाता है। तो यही इसको बिहार को थोड़ा बहुत जो आप कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधन को थोड़ी आवश्यकता को पूरी करे, उससे तो कुछ चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चर्चा करें बिहार में नदी।
बिहार में नदी की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके भारत का ज़्यादा से ज़्यादा नदी बिहार में है। अब प्रश्न क्यों है, इसलिए मैं इसको इस तरह लिखा हूँ। बिहार में जैसे ये मोटी वाली भाग जो है, ये मोटा वाला भाग जो है, हाँ, ये मोटी वाली भाग जो है ये गंगा नदी है। ठीक, अब गंगा नदी से प्रश्न पूछा जाता है हमेशा कि गंगा नदी से तो किसका कौन सा स्थान है उद्गम स्थल, ये पूछा जाता है। तो हम लोग एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं। गंडक नेपाल हिमालय के संगम स्थान सोनपुर पहलेजा घाट है, गंगा नदी में मिलती है। बूढ़ी गंडक जो है वो चौतरबा सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और संगम जो है खगड़िया जिले के गंगा नदी घाटी में है। बागमती उद्गम स्थान शिवपुरी श्रेणी है और संगम जो है बदला घाट कोसी में मिल जाती है और कोसी फिर जाकर के कुर्सेला में कहाँ मिल जाती है, बिहार में गंगा नदी में। कमला जो उद्गम स्थान महाभारत से नेपाल है, संगम स्थल बदला घाटी कोसी में मिल जाती है। कोसी उद्गम स्थान गोसाईनाथ नामक स्थान है और संगम जो है कुर्सेला गंगा नदी कटिहार के पास मिल जाती है। महानंदा उद्गम स्थान कुर्सेला दार्जिलिंग है और संगम जो है बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश में गोदावरी नदी, जो वहाँ गोदावरी कही जाती है और हमारी गंगा है, वहाँ मिल जाती है। तो अब प्रश्न आता है कि कौन किधर से मिलती है, ये प्रश्न हमेशा आता है। तो सबसे पहले गंगा नदी में कौन मिलती है, तो घाघरा या सरजू। कहाँ मिलती है, छपरा के निकट ही मिल जाती है भट्ट से। उसके बाद कौन मिलती है, उसके बाद गंडक मिलती है। गंडक के बाद कौन मिलती है, बूढ़ी गंडक मिलती है। फिर कौन मिलती है, फिर बागमती मिलती है। फिर मिलती है कमला मिलती है, कोसी मिलती है और ये महानंदा के मिल जाती है। फिर इधर से देखेंगे आप, ये हमने बताया गंगा नदी के बाएं तरफ का। दाहिने तरफ में कौन मिलता है, सोन नदी आकर के मिल जाती है। कहाँ मिलती है, तो सोन नदी मिल जाती है, पुनपुन तो मिलती है सोन नदी, विस्मरण हो रहा है, सोन नदी मिलती है, विस्मरण क्यों हो रहा है, हाँ यस 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 याद है, पटना में थी। हाँ, तो आप क्या देख रहे हैं, तो सोन नदी कहाँ मिलती है, अमरकंटक ये। और इसमें क्या होता है कि कहा जाता है सोन इसलिए कहा जाता है कि सोना खूब होता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। और इसकी बालू जो है सबसे ज़्यादा अच्छा, मतलब गंगा बालू से ज़्यादा इसकी महानता हो जाती है सोन नदी की। तो ये कहाँ मिलती है, तो मतलब पटना के पास ही है। और वो जो है मतलब आप कह सकते हैं पटना के मनेर गांव में गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। फिर ये देखिए पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी कहाँ मिलती है, पटना के फतुहा में जाकर के मिल जाती है गंगा नदी में। और ये पुनपुन और फल्गु जो है ये दोनों क्या है, मतलब महात्मा बुद्ध की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद फल्गु, वही पुनपुन फल्गु एक भी बात है। फिर क्यूल है, फिर अजय है, ये सारे सब क्या होते हैं, गंगा नदी में मिल जाते हैं। तो जब हम ऊपर से बाएं तरफ से कहेंगे, जब पूछ देगा प्रश्न आता है कि गंगा नदी में बाएं से कौन कौन नदी मिलती है, तो ध्यान ये हमेशा रखना है कि सोन हो या पुनपुन हो या फल्गुल हो या क्यूल हो या अजय हो, ये सब दाहिने तरफ से गंगा नदी में मिलती है। और बाएं तरफ से कौन मिलती है, तो कर्नाशा मिलती है, घाघरा मिलती है, हाँ गंडक मिलती है, बूढ़ी गंडक मिलती है, बागमती, कमला, कोसी, ये सब बाएं तरफ से। तो ये देख ला आपने नदी। अब नदी पर, क्योंकि नदी क्या होता है कि बहुत सारा नदी जो है बिहार में ये बहुत बाढ़ लाती है। बहुत बाढ़ लगने में सबसे आम भूमिका जो है वो है आपके कोसी का। तो कोसी बहुत त्राही मचाती है। त्राही मचाने के कारण बिहार में जो अब नदियां हैं, किसका कौन सा स्थान है और किसकी लंबाई, सबसे बड़ी नदी कौन है, तो सबसे बड़ी आप जानते हैं अपने देश में भी, भारत में। तो प्रश्न जो पूछा जाता है इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, कहा जाता है कि मतलब गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, हरिद्वार में आकर के मैदानी भाग में प्रवेश करती है और बचपना उनका उत्तर प्रदेश में होता है। जवान कहाँ होती है, आकर के बिहार में। क्यों जवान होती है, क्योंकि यहाँ तो हम देख रहे हैं कि गंगा नदी के इस पार बनारस में इस पार से उस पार देख सकते हैं, लेकिन बिहार में आप इस पार से उस पार नहीं देख पाएंगे। बहुत ज़्यादा चौड़ी नदी होती है, क्योंकि वहाँ जवान हो जाए, क्योंकि बहुत सारी नदी आकर के इसमें खतरनाक नदी से मिल जाए। तो सबसे बड़ी, और प्रश्न पूछा जाता है कि कितनी किलोमीटर है, तो 445 किलोमीटर बिहार में गंगा नदी की लंबाई है और 12 जिले से गुजरती है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और बिहार में प्रवेश किससे करता है, बिहार बक्सर जिला के चौसा नामक स्थान पे। फिर घाघरा कहाँ से करती है, घाघरा ये उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कारण होता है, इसको सरयू नदी में, बिहार में प्रवेश सारण नदी में करती, सारण जिले में करती है। फिर गंडक की बात आती है तो ये सोनपुर में इसका पहलेजा नामक स्थान जो है, और
ये गंगा नदी में जाकर के मिलती है। सदा नीरा भी इन्हें कहा जाता था। शालिग्राम और नारायणी इसमें क्या होते थे, मिलते थे, इसलिए इसको ये कहा। वाल्मीकि नगर बैराज के कारण बाढ़ नहीं लाती क्योंकि बहुत बड़ा। अब उसको क्या किया गया कि मतलब नहर में, इसका पानी को नहर में दे दिया। जब से ये बैराज बना है तब से फिर बाढ़ नहीं आती। तो पहले बहुत खतरनाक हुआ करती थी। बूढ़ी गंडक की बात करें तो खगड़िया में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। आपको यदि इस सारी नदी को देखना हो तो बक्सर से, जब आप बक्सर कर रहे हैं, अररिया से, अरे बरौनी से जब आप जाते हैं गंगा नदी को, तो यहाँ से सहरसा तक जाएंगे तो सारी नदी आपको ये सारी मिल जाती है। चलिए, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कभी कभी इसके कोसी नदी का, कोसी जो है वो क्या है, गोसाईनाथ इसलिए है क्योंकि बहुत खतरनाक नदी है, इसलिए इसका संगम और उद्भव दोनों पूछ जाता है। तो संगम क्या है, कुर्सेला गंगा नदी कटिहार के पास जाके मिल जाती है और बिहार में प्रवेश करती है, सीतामढ़ी जिले में। और बिहार की सबसे खतरनाक नदी है, इन्हें बिहार का शोक भी कहा जाता है। अब बिहार में नदियाँ, ये सारी नदियाँ ही हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं तो ये भी नदियाँ के बारे में, सारी नदी को हमने दे दिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार जरूर पढ़ लें। अब है कि बिहार में नदियाँ के साथ क्या है कि कुछ गर्म जल स्रोत है। और गर्म जल स्रोत ऐसे हैं कि आपको 12 महीना 70 डिग्री सेंटीग्रेड 58 डिग्री सेंटीग्रेड पानी रहता है। आप देख रहे हैं कि राजगीर में ये सारा जितना, जब आपको कुछ भी ना पता हो आप राजगीर आंसर मार दीजिए, आपके आंसर सही हो जाएंगे। तो जितने भी हैं, चाहे ब्रह्मकुंड हो, ये राजगीर में है, बहुत सारे मुंगेर में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो इसमें है। ब्रह्मकुंड जो है वो राजगीर में है। फिर उसके बाद सूर्यकुंड, नानक कुंड, गोमुख, मुग्धम कुंड, ये सब कहाँ है, राजगीर में। मुंगेर में सीताकुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड, ये सब मुंगेर में है। मुंगेर में कहा जाता है कि 58 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन आप जब इस पे आते हैं, क्या बोलते हैं, राजगीर में, तो यहाँ 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान इसका रहता है। तो इसके अतिरिक्त बिहार राज्य में और भी अनेक कुंड हैं, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है। हाँ, कभी कभी पुनपुन नदी का उद्गम स्थल पूछ देता है, तो छोटा नागपुर का पठार है पलामू जिला में, संगम पटना के नीचे फतुआ में हो जाती विलीन। उसके बाद जो हमारा है, इससे बाद हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो नदी परियोजना की है। नदी परियोजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब नदी बहुत सारी आई तो बाढ़ के प्रमुख कारण बढ़ी। जब बाढ़ की प्रमुख करेंगे तो आप देख रहे हैं सबसे पुरानी जो है वो है आपका सोन नदी परियोजना। और सोन नदी के बाद फिर सोन नदी 1874 में ही हो गया था। पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर की बात आ गई थी। फिर इसमें देखिए ये सारी जितनी भी नदी है इसमें परियोजना है। और जब 1954 में, 1959 में पूर्वी कोसी परियोजना 1954 में, गंडक परियोजना 1959 में आई, तो फिर पानी पे कुछ कंट्रोल हुआ। अभी भी 2000 लेटेस्ट मतलब 2008 था शायद, 2008 में बहुत खतरनाक बाढ़ आई थी। अभी भी कोसी का तटबंध जो है पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। यदि नेपाल कोसी बैराज जो वीरपुर के पास है खोल देती है तो फिर पानी बिहार सरकार मतलब भारत सरकार नहीं रोक पाती है। तो बड़ी स्थिति खराब है और भी नहर निकलनी चाहिए जिससे, और तटबंध की और मजबूती होनी चाहिए। तो आज हमने बस इतना ही चर्चा किया। हमने क्या क्या चर्चा किया, हमने चर्चा किया कि सबसे छोटा जिला, सबसे बड़ा जिला, कब इसका राजनीतिक परिदृश्य क्या है, फिर उसके बाद पश्चिमी में कितने ज़िले हैं, झारखंड से 8 ज़िले लगते हैं, इसकी चर्चा की। पश्चिम बंगाल से लगते हैं, इसकी चर्चा की, 3 लगते हैं। नेपाल से 7 लगते हैं, उत्तर प्रदेश से 8 लगते हैं। ये सारी बातों पे चर्चा किया। अगले हमको लगता है 3 या 4 वीडियो में आपके सारे, अब हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो मिट्टी पे चर्चा करेंगे, फिर इसका जो खनिज संसाधन है उस पर चर्चा करेंगे, फिर इसमें कौन कौन उद्योग है, किसको जीआई टैग मिला, जीआई टैग भी बहुत मखाना खेती को जीआई टैग लेटेस्ट मिला है, ये सारी बात। फिर लीची, शाही लीची को जीआई टैग मिला है, इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है 3 से 4 वीडियो में आपका बिहार से रिलेटेड सारी बात खत्म हो जाएगी। अगला वीडियो हम और चाहेंगे और इंटरेस्टिंग हो। तो यदि आपको ये अच्छा लगा हमसे हमारे साथ जुड़िए और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।